नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके परिवार केडी चाणक्य सेंटर पर। साथियों, आज 24 अगस्त है, जिसमें आपका आज यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसकी पहली शिफ्ट का हम पेपर आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। और इसमें हम सिर्फ मैथ और हिंदी का सॉल्यूशन देंगे, बाकी आपके हिसाब से अच्छा लगता है तो ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज का हम पहला सवाल लेके चलते हैं, जिसमें इसमें कहा गया है कि भाई इसमें कुछ सिंबल दिया है कि भाई ए और ऐसे करके इसमें सिंबल है इस प्रकार से, और इसका जवाब बताया ए स्क्वायर प्लस बी। दूसरा सिंबल कहा है भाई ए हंसपद ले लिया है इसमें, और इसका जवाब है बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है साथियों, आपसे पूछा गया है यहाँ पे एक नंबर दिया है 3 और 6। क्या दिया है? 3 और 6, और यहाँ पर कोष्टक है और ये हंसपद है और ये इसका वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, अगर इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला सिंबल दिया है तो हम ये वाला दिया है तो इसमें हमें ये वाला अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्यों क्या करना है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो 9, और ये ऐसे ही रख दिया 6, तो इसका जवाब क्या हो गया 15। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अब हंसपद लगा हुआ है तो हंसपद लगा दो और 2। ठीक है, ये आपका ए है और ये बी है। अब ये कह रहा है अगर हंस पद है तो यहाँ किसका स्क्वायर करना है, बी का, तो हम कहेंगे बी का स्क्वायर 4 है, और इसे ऐसे की ऐसे लिख दो, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। ये क्या हो जाएगा आपका जवाब, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ए निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है और बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो आपको बताना है उसी कार्य को करने के लिए बी अकेला कितना कार्य कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है, तो आपको अगर क्षमताओं पर आधारित चीज़ें पता है तो आप इसे कर सकते हैं। जैसे इसने कहा है कि जो बी है ए से 60% अधिक कुशल है, तो हम कहेंगे ए और बी ये दो लोग हैं। अगर बी इससे 60% अधिक है तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया 160। ठीक है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। इनका रेशो बना दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160। ठीक है, 20 अट्ठे कितना हो जाएगा 108। अब ये कह रहा है कि अगर हमें कार्य पता करना है तो कार्य बराबर होता है क्षमता और गुणा में क्या होता है दिन। गुणा में कितना होता है दिन, और ये जो कुशलता है यही क्या कहलाती है, इनकी क्षमता। इसी को क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई एक कार्य को कितने दिन में करता है 120। अगर वो एक दिन में, क्षमता क्या होती है मेरे भाई, एक दिन का काम होती है, क्षमता होती है एक दिन का काम। ठीक है, तो यहाँ से क्षमता लगाइए, इसकी क्षमता कितनी है, ए की 5। कितने दिन में कर रहा है अकेले, 120 दिन में कर रहा है, लगा दीजिए। पूछा किससे, बी से। अब बी इस काम को कितने में करेगा, तो 5 गुना 120 बटे कितना है बी का 8, तो बी से कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 8 से कितनी बार जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा 75। कितना जवाब आ जाना है 75, तो जवाब क्या हो जाएगा इसका 75। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी ट्रक से तय करता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 800 किलोमीटर की दूरी जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 100 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से तय करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। ठीक है जी, तो आपको पूरी यात्रा में औसत चाल निकालनी है, तो इसके लिए औसत चाल जो होती है वो होती है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी कुल दूरी बटे क्या हो जाएगी, कुल समय। कुल दूरी बटे क्या हो जाएगी, कुल समय। तो हम कहेंगे भाई कुल दूरी कितनी है, तो पहली दूरी कितनी है 600, पहली दूरी कितनी है 600, दूसरी दूरी कितनी है मेरे भाई 800 लिखेंगे, और तीसरी दूरी कितनी है आपकी 100। ठीक है, अब यहाँ से कुल समय निकाल लीजिए। 600 को जो तय कर रहा है ये तय कर रहा है 80 किलोमीटर, तो समय हो जाएगा 600 बटे 80 प्लस 800 को तय कर रहा है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 800 बटे 400। 100 को तय कर रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसे काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ये 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, इससे कट जाएगा 2 बार। ठीक है जी, और इससे कट जाएगा ये 2 बार। तो आपका नीचे क्या आ गया समय। ऊपर कुल दूरी 1400 और 100 कितनी हो गई 1500। 1500 बटे ये 7 4 11 11.5। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए एक 0 ऊपर रख देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और इसे काट देंगे 5 तिया 15, तो जवाब आ गया 3000 बटे आ गया 23।
ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है, नीचे क्या है 23, और 23 3000 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है। नीचे 23 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी कंप्लीट वैल्यू है, और ये 123 है तो ये भी नहीं है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 130 सही 10/23, तो जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक महिला है 25,225 रुपये उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस देती है। तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, प्रत्येक किस्त का मूल्य बताया। तो आपको अगर किस्त के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज से, तो ये बड़ा आसान सवाल होता है। ये कह रहा है ब्याज की दर कितनी है 5%, तो ब्याज की दर को जो है उसे तोड़ दो। इसका भिन्न होता है 1/20। नीचे वाला मूलधन होता है, तो आपका जो मूलधन है, राशि है, वो बन गया 20, और किस्त ब्याज कितनी है 1, तो आपकी किस्त जो आएगी, अगर किस्त निकालनी है तो किस्त बन जाएगी आपकी 20 और 1 21। ठीक है, राशि और किस्त का रेशो हो गया 20:1। अगर मुझे दूसरी किस्त चाहिए तो मैं इसका वर्ग करूँगा, इसका क्या करेंगे वर्ग, और इसका भी क्या करना है वर्ग। ठीक है जी। अगर मुझे तीसरी चाहिए तो मैं इसका क्या करूँगा क्यूब करूँगा, इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है। अब ये कह रहा है कि किस्त क्या है, प्रत्येक किस्त क्या है समान है। तो इस किस्त समान है, तो अगर क्यूब 20 का क्यूब लेंगे तो ये होता है 9261, 20 का स्क्वायर होता है 441, और ये आपका 21 ही है। ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, किस्तों को क्या करें बराबर, किस्तों को क्या करें बराबर करनी है। बराबर करनी है तो मुझे ये सबसे बड़ी कौन सी है 9261, तो मैं अगर इसे 9261 बनाऊंगा तो कितने से गुणा 21 से, और इतनी ही गुणा कहाँ करनी पड़ेगी हमें यहाँ करनी पड़ेगी। अगर मुझे इसे 9261 बनाना है तो मुझे इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी 21 गुणा 21। बात समझ में आ गया, तीनों क्यूब हो जाएगा, तो इतनी ही गुणा हमें यहाँ करनी पड़ेगी। ओवरऑल कितनी 441 से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्या बना, इसका इसमें गुणा किया 441 में, इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8820। कितनी हो जाएगी, और 21 की गुणा इसका स्क्वायर कितना होता है 400, 20 का स्क्वायर 400, और 400 की गुणा 21 में की तो 21 चौक 84। ठीक है। 20 का क्यूब कितना होता है 8000। ठीक है। अब हम क्या देख पा रहे हैं, जो हमारी राशि है वो राशि चेक कर लो। तो यहाँ से 0, ये 2, 8 4 12, और 8 3 24, और 1 25। ये राशि क्या ली गई है उधार, और राशि बताई कितनी है 25,220। तो आपको यही वैल्यू दे रखी है 25,220। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से काट दो इसे, 1 की वैल्यू आपकी आ गई 1। तो इसका मतलब है आपकी प्रत्येक किस्त क्या हो गई 9261। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका सी, जवाब क्या हो जाना है सी। तो इसकी प्रत्येक किस्त कितने की बनेगी 9261 की बनेगी। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर समझ लिए। पहली जो 20 से 21 होगी, जब दूसरी किस्त की बात करेंगे तो इसका वर्ग कर देंगे, इसका 20 का वर्ग और 21 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 441। तीसरी किस्त की बात करेंगे तो इसका क्यूब करेंगे, 20 का क्यूब और 21 का, 21 का क्यूब होता है 9261। किस्त हमें तीनों क्या करनी है समान। ठीक है, तीनों समान करनी है, मतलब हमें यहाँ भी क्यूब करना है, यहाँ भी क्यूब करना है। यहाँ क्यूब करने के लिए 1 21 से गुणा की, तो 21 की गुणा यहाँ हुई है तो 21 की यहाँ करनी होगी। यहाँ कितने से करेंगे 2 बार करेंगे, तो मतलब 441। तो इसका मतलब है यहाँ भी 441। तो टोटल राशि को क्या कर देना है ऐड कर देना है। टोटल राशि बनी 25,220, और वही राशि आपको दी हुई है। ठीक है दोस्तों। तो आपकी जो किस्त हो जाएगी, ये प्रत्येक किस्त यहाँ भी इतनी ही बनेगी, यहाँ भी इतनी है, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना हो गया 9261। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें एक किसी कार्य को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, शायद आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, वो एक साथ पूरा काम 27 दिन में कर लेते हैं। तो यहाँ से पूछा है बी अकेले, क्या पूछा है बी अकेले। अब इसने कहा है ए जो है, ए और बी दो लोग हैं, ए कितना अधिक समय लेता है 50%, 50% अधिक लेता है। तो ये अगर 100 लेता है तो ये 50 अधिक ले रहा है तो 150 ले रहा है। तो अनुपात बनाएंगे 3:2। बात समझ में आ गया। लेकिन अनुपात दिया है समय का मेरे दोस्त, अनुपात किसका दिया है समय का। समय का अनुपात क्षमता का क्या होता है उल्टा। तो हम क्या करेंगे इनकी क्षमता का अनुपात ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा 2:3।
ठीक है, 2:3। अब इसमें कहा है यदि वे एक साथ कार्य को 27 दिन में करते हैं, तो मैंने क्या कहा बताया आपको कि भाई अगर कार्य आपको पता करना है तो कार्य होता है क्षमता और गुणा में क्या करना है, दिन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो दिन दिए इन दोनों के एक साथ दिए, कितने दिन दिए, 27। तो दोनों की एक साथ क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 और 3 5। तो हम कहेंगे भाई दोनों की क्षमता है 5 और दिन कितने हैं, 27। किससे पूछा है, अब पूछा है बी अकेले, तो बी की क्षमता कितनी है, 3। तो बी से आप काम करवा दीजिए, 5 × 27/3। 3 से कितनी बार, 9 बार, और 9 से कितना आ जाएगा, 45। जवाब क्या हो जाएगा इसका, 45 दिन हो जाएगा। तो जवाब इसका हो जाएगा 45। सही है। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 6000। आपसे पूछा है भाई 4 वर्ष के बाद यह राशि कितनी होगी, या 4 वर्ष में 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना है। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि कितनी हो रही है, 3000 की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 6000। तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना है। ठीक है, 4 वर्ष के लिए क्या पूछा है, ब्याज। तो 4 वर्ष के लिए ब्याज बता दो। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो साथियों इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये कह रहा है भाई 3000 रुपये की राशि है, 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 6000। 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 6000। आपसे पूछा है 4 वर्ष में, कितने में, 4 वर्ष में। तो यहाँ से यहाँ तक का समय कितना बना है, 2 वर्ष। यहाँ से यहाँ तक का कितना बना है, 2 वर्ष। तो मैं ये देखूंगा यहाँ कितने की दर से बढ़ी है, 2 से, तो इतनी ही कहाँ से बढ़ेगी, यहाँ से। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये 12000। राशि कितनी हो गई, 12000। लेकिन आपसे पूछा गया है कि भैया ब्याज कितना है, आपसे पूछा है ब्याज। तो भैया यहाँ 12000 हुई है और यहाँ से यहाँ तक राशि कितनी थी, 3, और राशि हुई कितनी है, 12। तो ब्याज बना बेटा 9000। ब्याज कितना बना है, 9000। तो जवाब कितना आ गया, इसका जवाब आएगा आपका 9000। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। आपसे पूछा है तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना है, ब्याज बताना है, राशि नहीं बतानी कितनी हुई है। तो जवाब कितना हो जाएगा, 9000। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद दुकानदार 21% लाभ अर्जित करता है। यदि वह छूट नहीं देता है तो वह कितना % लाभ अर्जित करेगा। बात समझ पा रहे। इसने कहा है कि अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी है, भाई अंकित मूल्य मतलब एमपी, छूट कितने की दी है, 12 की। तो 12 की छूट दी है तो कितने में बेच रहा है, 88 में। कितने में बेच रहा है, 88 में। और ये कह रहा है लाभ कितना ले रहा है, तो वो लाभ ले रहा है 21 का। तो लाभ किस पे लिया जाता है, सीपी पे, और गुणा क्या हो गया, 121। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से आप इसका रेशो बना दीजिए कि भाई मुझे सीपी और एमपी का रेशो बनाना है। किसका बनाना है, सीपी और एमपी का। अगर सीपी का रेशो बनाना है तो सीपी को छिपा लो, तो कितना बन गया, 88। मतलब सीपी की वैल्यू बराबर के दूसरी तरफ, एमपी की वैल्यू बराबर के दूसरी तरफ। एमपी की वैल्यू कितनी है, 121। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। भाई वो छूट दे या लाभ ले, बेचेगा तो एक ही मूल्य पर, विक्रय मूल्य तो दोनों से सेम होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, बराबर। ठीक है, दूसरा तरीका बता देंगे, पहले इसे नोट कीजिएगा। तो ये कह रहा है यदि वह छूट नहीं देता है, तो छूट किस पे नहीं देता है, अंकित मूल्य पे। छूट नहीं देगा तो एसपी कितना बन जाएगा, 121। तो कितने का लाभ हो जाएगा, आप लाभ काउंट कीजिए। तो यहाँ से लाभ कितना बनेगा, बताओ कितना फालतू बनेगा, भाई यहाँ से कितना है, 3 और 3, 33 का क्या बन गया, लाभ। तो हम कहेंगे लाभ परसेंट 33/88 और गुणा 100। 11 से 3 बार और 11 से 4 बार, और 4 से कितना हो जाएगा, 25। तो कितना जवाब आना चाहिए, 75% का क्या कर लेगा, वो अपना लाभ ले लेगा। और इसमें 75% कहीं यदि वह छूट नहीं देता है तो उसका कितना लाभ अर्जित होगा। ठीक है, तो भाई 11 से 3 बार, 11 से 8 बार, 11 से कितना, 8 बार, सॉरी 11 से 3 बार कटेगा, 11 × 8 = 88। और भैया ये कट जाएगा 4 से 2 बार और 4 से 25। तो बटे में क्या हो जाएगा, 2, तो 37.5% का क्या हो जाएगा, लाभ। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 37.5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। आप इसे ऐसा भी कर सकते थे मेरे दोस्त कि भाई हम डायरेक्ट इसमें सीपी और एमपी का अनुपात निकाल सकते हैं।
सीपी का और एमपी का अगर अनुपात चाहिए, सीपी का मतलब है क्रय, एमपी का मतलब है अंकित मूल्य, ठीक है। तो अगर सीपी चाहिए तो 100 में से डिस्काउंट परसेंट हटा दो, और एमपी चाहिए तो 100 पे क्या कर दो, प्रॉफिट परसेंट आप जोड़ लोगे। कह रहा है कितना डिस्काउंट दे रहा है, 12, तो आप यहाँ से 12 हटा देते। कितना प्रॉफिट चाहिए, 21, तो यहाँ से घटाया तो कितना बन गया, 88, और यहाँ पे जोड़ा तो कितना बन गया, 121। जो छूट दी जाती है सदैव किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। छूट नहीं देगा तो जवाब बनेगा यहाँ 33 का लाभ। कितने का लाभ आ जाएगा, 33 का, ठीक है। तो आप इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से यही वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि दुकानदार 10% की छूट देने के बाद 20% लाभ अर्जित करता है। यही सवाल है, आप इसी में इस बात को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कितने की छूट देता है, 10%। कितना परसेंट लाभ प्रॉफिट करता है, तो ये कर रहा है 20%। कितना ले रहा है जी, 20%। तो कितना बना यहाँ से, सीपी बना 90 और एमपी बना आपका 120, ठीक है। और इसने कहा है भाई सीपी की जो वैल्यू है, सीपी की जो वैल्यू है वो कितनी मेरे भाई, 3600। तो सीपी की वैल्यू आप यहाँ पर 3600 लगा दीजिए। तो कितनी बार गुणा है, 40 बार, उतनी गुणा यहाँ चिपका दीजिए। तो 12 चौक 48। कितना हो जाएगा आपका जवाब, आपका जवाब हो जाएगा 48। कितना जवाब हो जाएगा, मतलब एक ही टाइप से एक ही प्रकार के जो 2 सवाल आ गए तो कितना आसान प्रश्न हो सकता है। आप ये देखिए, ये भी सेम वही है और ये भी सेम वही है, सिर्फ डिजिट चेंज की गई, ठीक है। चलिए, अगर आपको प्रश्नों का सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए। हम आरपीएफ का फ्री ऑफ कॉस्ट गणित और आपका स्टैटिक का पूरा सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। आरपीएफ के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। 1 तारीख से आपकी क्लास परमानेंट चालू हो जाएंगी मैथ की। चलिए, ये कह रहा है कि भाई एक एबीसी ने एक साझेदारी प्रक्रिया में प्रवेश किया और उनका निवेश 5, 4, 3 था। 4 महीने बाद बी ने 1000 रुपये अतिरिक्त जमा किए और 8 महीने बाद सी ने 2000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ का अनुपात 15, 14 और 11 था तो आपको बताना है सी ने शुरुआत में कितना निवेश किया। सवाल तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन जब भी आप इस सवाल को अगर करोगे तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। इन्होंने एक निवेश किया है 5, 4, 3 का, ठीक है। इन्होंने निवेश किया है 5, 4, 3 का। 4 महीने बाद तो बी निकालता है, 4 महीने बाद कौन निकालता है, बी, ठीक है। और ये कह रहा है कि भाई कितने महीने बाद, 8 महीने बाद सी निकालता है, तो 8 महीने बाद सी निकालता है, ठीक है। ये ए और ये बी और ये सी, ठीक है दोस्तों। आपको करना क्या है, अब यहां से कोई भी एक ऑप्शन आपको उठाना है। ये कह रहा है कि अगर मैं इनमें से कोई एक ऑप्शन उठा लूं तो मैं सबसे पहले सोचता हूं सबसे छोटा वाला उठा लूं। तो सबसे छोटा वाला कौन सा है, डी, ठीक है। इसका ऑप्शन भी यही है मेरे दोस्त, इसका आंसर भी क्या है, डी ही है, ठीक है। अगर मैं 3000 सी की वैल्यू मान लेता हूं तो 3 की वैल्यू 3000 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4000, और ये कितनी हो जाएगी, 5000, ठीक है। तो ये देखो 4 महीने के लिए तो 4000 की वैल्यू लगाता है तो कितनी हो गई है, 16000, ठीक है। बचे कितने महीने, 8, बचे कितने, 1 साल के लिए 8। ये कह रहा है भाई 1 साल में लाभ का अनुपात ये है। बात समझ में आ गया। तो आपको अनुपात इतना दिखाना है मेरे दोस्त, ये वाला, ठीक है। और ये कह रहा है ये तो पूरे 12 महीने के लिए लगाएगा इसे, ठीक है दोस्त। तो यहां से ये कह रहा है इसमें 1000 और जोड़ता है, तो 1000 और जोड़ दिए तो 5 हो गया। कितने से गुणा होगी इसमें, 5000 से, और 8 ही पंजे 40, अरे हाँ या ना, तो ये 40000 हो गई। अब मैं इसी पे थोड़ा काउंट कर लेता हूं, तो 12 पंजे 60, तो इसका हो गया, ठीक है। अनुपात ये कितना है, 16000, और ये कितना है, 40000, तो कितना हो गया, 56000, ठीक है। अब इसे भाग करके देखो भाई, ये कट जाएगा 3 0 से 3 0, और ये 4 से 14 बार, और ये 4 से 15 बार। 15 और 4 14, क्या अनुपात आ रहा है, 15 और 14। इसी से पहला जवाब मिल जाएगा। आप तीसरा निकाल के देखोगे तो यहाँ 4 की बचेगी, ठीक है। बहुत छोटे में बताया है, लेकिन आप इसे करने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ा भी बन सकता है, ठीक है। एक आपको छोटा सा मोटा मोटा तरीका और बता देते हैं। जैसे अनुपात है 5, 4, 3, वैसे वो
प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। और अनुपात बना 15, 14 और 11, ठीक है। ये कह रहा है ये चीज़ हमारी नहीं बदली तो इनको सेम कर दो, इनको क्या करेंगे सेम, ठीक है, इनको क्या करेंगे सेम। यहाँ से कितना बना 9, यहाँ से कितना बना 11, तो कितना फालतू है 2, और 2 की वैल्यू कितनी जोड़ी थी 2000, 2 की वैल्यू कितनी जोड़ी है 2, 1 की वैल्यू 1, तो आप मोटे तौर पे यहाँ से कितना बन गया 3000। लेकिन ये एग्जैक्ट तरीका नहीं है मेरे दोस्त, ये एग्जैक्ट तरीका नहीं है, ठीक है। ये से भी हम थोड़ा सा आंकड़े तक पहुंचे, लेकिन ये एग्जैक्ट तरीका नहीं है, लेकिन आंसर इसका डी है, ठीक है। चलिए, आपका एक साझेदार में एक्स पूंजी का 1/6 और 1/6 समय के लिए निवेश करता है, वाई पूंजी का 1/3 और 1/3 समय के लिए निवेश करता है, तथा जेड पूरे समय के लिए पूंजी निवेश करता है। वर्ष के अंत में 23,000 लाभ है, तो वाई का हिस्सा क्या है। बड़ा अच्छा है, ये आज हमने अपनी ऑफलाइन क्लास में ये सवाल सेम टू सेम कराया है, और ये आपके लिए आ गया। देखो, जिन बच्चों का 30 तारीख का है उनके लिए हमारा ये अगर होता तो ये फायदे में होता। चलिए जी, मैं यहाँ से देख लेता हूँ, एक x है, एक y है और एक z है, ठीक है, x, y और z है। अब ये कह रहा है कि भाई ये 1/6, ये 1/6 समय के लिए, 1/3, 1/3 के लिए। मैं यहाँ से समय और पूंजी दोनों मान लेता हूँ। समय देखो, इनका एलसीएम लेता हूँ, 6 और 3 का एलसीएम 6, तो समय आपका 6 है, और 6 और 3 का एलसीएम ले लिया तो आपकी पूंजी भी 6 है, ठीक है। 1/6 पूंजी, तो 6 का 1/6 1 गुणा 1/6 समय के लिए 6 का 1/6 1, ठीक है। y लगाता है 1/3 पूंजी, तो 1/3 क्या बनेगी, 3 दूनी 6 तो 2, और 1/3 समय के लिए तो इसका 1/3 लिया 2। बात समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि भाई शेष पूंजी, जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। देखो, ये पूंजी 2 और ये 1, तो कितनी खर्च हो गई 3। अगर इसमें से 3 निकाल दूं तो बची कितनी 3, और पूरा समय कितना है 6, तो भैया 3 गुणा 6, तो यहाँ से बना 1, 4 और 6 तिया 18। तो ये इनके द्वारा निवेश किए गए पूंजी और समय के लिए जो अनुपात आया वो बन गया पूरा लाभ। तो टोटल लाभ कितना बना 18, 4, 22 और 1, 23, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि भाई इनका जो कंप्लीट लाभ है, कंप्लीट लाभ कितना है 23,000। कंप्लीट लाभ कितना है दोस्तों 23, तो 23 की वैल्यू 23,000 है। तो कितने से गुणा हुआ है 1000 से, तो यहाँ इतनी गुणा यहाँ पे लगा दो। y का वैल्यू पूछा है तो y का कितना आ जाएगा 4000, y का जवाब कितना आ जाएगा 4। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। बड़ा अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान भी है। ऐसा लगता है आज औसत और इसका ज़्यादा बोलबाला रहा है। ये कह रहा है ABCD 5 क्रमागत विषम संख्याएं। दोस्तों कैसी संख्याएं, विषम, उनका औसत बताना है। मैं ये मान लेता हूँ पहली संख्या A है, पहली संख्या क्या है A, तो दूसरी क्या बन जाएगी A+2, B की वैल्यू क्या बनेगी A+2, विषम क्रमागत है। तो विषम क्रमागत है, अगर कोई विषम संख्या 1 है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या आएगी, 3 में 2 जोड़ेंगे तो अगली विषम क्रमागत आएगी। तो क्रमागत का मतलब है हमें इनमें क्या करते चलना है, जोड़ते चलना है, ठीक है। तो यहीं से ये कह रहा है अगर A आपकी पहली है तो 1, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी A+2, B की वैल्यू क्या हो जाएगी A+2, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी A+4, D की वैल्यू क्या हो जाएगी A+6, और E की वैल्यू क्या हो जाएगी A+8, ठीक है। तो ये संख्याएं हमारी आ गई, और इनका औसत चाहिए तो इनका योग करके औसत की संख्याएं कितनी है 5 से भाग कर दो, तो योग बटे संख्या क्या होता है औसत। तो A कितनी बार आया है 5A, प्लस 2 और 4 6, 6 12 और 8 20, और बटे कितना है मेरे भाई 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो ये बन गया A+4। तो जवाब क्या आ गया A+4। तो आपका औसत क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही जवाब। चलिए आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखो, अगर मैं ये कह रहा हूँ
तीन संख्याएं हैं, मैंने कह दिया तीन संख्याएं हैं, इस प्रकार से तीन ये संख्याएं हैं। ये कह रहा है भाई दूसरी संख्या पहली की दुगनी, ये तो दूसरी है इसकी दुगनी है, और तीसरी की तीन गुनी है, तीसरी की तीन गुनी है। ठीक है, तो मैं ऐसा एक नंबर मान लूँ जो ये इसके दुगने पर इसके तिगने पर, तो तीन दूनी 6, तो इसके दुगने पर है तो इसका आधा कर दो तो ये कितनी बन गई 3, ये 3 गुने पर है इसका 1/3 कर दो तो ये कितनी बन गई 2। तीनों संख्याओं का क्या आ गया हमारे पास अनुपात, और तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया है 44। तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया है 44। अगर तीनों संख्याओं का योग निकालूंगा, क्या निकालूंगा मेरे भाई योग, तो योग आ जाएगा 44 गुणा 3 मतलब 132। कितना आ जाएगा 132। औसत दिया है तीन संख्याओं का तो योग कितना आ जाएगा 132। आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए तीनों संख्याओं का योग 6 3 9 और 2 11। 11 की वैल्यू कितनी बताइए 132, तो कितने से गुणा हुई है 12 से। भाई 11 कम 11, 11 दूनी 22। चलिए अब इसने पूछा है कि भाई सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है 6, और 6 में कितने से गुणा कर दे 12 से, तो जवाब आपका आ जाएगा 72। कितना हो जाएगा दोस्त 72। ऑप्शन ए क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा आपको और क्लियर दिखाई दे। वैसे तो आप सभी के पास इसका पेपर होगा, हार्ड कॉपी आपके पास होगी, उसमें देख लीजिएगा। ये कह रहा है दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना है 12:13, और फिर कह रहा है 12:15 अनुपात में दूध और पानी एक में कुछ नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। बड़ा सिंपल सा था, इसने कहा है कि भाई मिल्क और वाटर इसका रेशो दिया है आपको 12:13। ये कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया गया है, मान लो कितना पानी मिलाया जा रहा है, तो अनुपात कितना हो गया 12 इसमें कितना बता रहा है 15। ठीक है दोस्तों 12:15। जो चीज़ मिलाई जाती है वही चेंज होती है, जिससे छेड़ा नहीं गया वो क्या होती है सेम, वो क्या रहने वाली है सेम। तो ये चीज़ सेम है पहले से ही। तो प्रारंभ में मिश्रण का अनुपात है 12:13, टोटल मिश्रण कितना बन गया 25। टोटल मिश्रण कितना बन गया 25, और 25 की वैल्यू इन्होंने क्या दिखाई है 2025। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालोगे 25 8 200 और 25 1 25, एक की वैल्यू कितनी हो गई 81। देखो यहाँ पे जो पानी का लेवल था वो था 13, अब पानी का लेवल कितना हुआ है 15। कितना पानी ऐड किया है 2 यूनिट, एक की वैल्यू 81 है, तो आपकी 2 की यूनिट कितनी हो जाएगी 2 से एक बार 2 8 16। ठीक है, तो कितना लीटर पानी डाला है इसमें, तो इसका जवाब हो जाएगा 162। कितना पानी डाला है इसमें 162 यूनिट क्या डाला है पानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4 6 8 10 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। दोस्तों ये वाला टाइप कल भी आया था, ये वाला टाइप आज भी आया है, और आपको बखूबी पता है कि ऐसा छोटी से छोटी वो होती है एलसीएम, और प्लस क्या कर दिया जाता है शेष। ठीक है, आपको पता है इन सभी का जो एलसीएम है कितना हो जाएगा, तो इन सभी का एलसीएम आपका 12 10 8 6 और इसका बन जाएगा 120, और प्लस क्या हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 123। कितना जवाब हो जाएगा 123 क्या हो जाएगा इसका जवाब। भाई ऐसा कोई एलसीएम देख लो जो इससे डिवाइड होता है, तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे 12 10 8 6 और 4 का एलसीएम कितना बन जाएगा 120, प्लस क्या कर देंगे शेष, तो क्या हो जाएगा जवाब 123। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ से आगे कुछ सवाल बहुत आसान है, एक दो सवाल काफ़ी टफ था। ठीक है, अगर प्रश्नों का सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो हम आपके लिए आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल साथ में एनटीपीसी दोनों की परीक्षाओं के लिए हम जो मैथ का सॉल्यूशन है, मैथ जो कंप्लीट आपको मैथ आने वाला है वो पूरा सॉल्यूशन देने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें हम कोई आपसे कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ आपको ये परीक्षाएं के लिए हम ये मैथ कराएंगे। अगला सवाल है, एक कारखाने में 60% श्रमिक हैं जो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं।
इनमें से 75% पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष 135 हैं तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं? बड़ा सिंपल है, आप मान लीजिए कारखाने में 100 क्या हैं श्रमिक हैं, 100 में से कितने परसेंट श्रमिक अधिक वर्ष से हैं? तो 60% है जो आपके क्या है, आपके क्या है भैया 60% जो 30 वर्ष से अधिक है। इनकी आयु जो 60 हो गई, ये क्या है 30 वर्ष से अधिक है ये, ठीक है। तो ये क्या है 30 वर्ष से अधिक है। और कह रहा है इनमें 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। अब इनमें भी कह रहा है 75% तो पुरुष और 25% क्या हो गई महिला। ये तो मेल हो गए और ये फीमेल, ठीक है। अगर मैं 25% कहता हूं तो 1/4, तो 60 का 1/4 निकालेंगे तो महिलाएं कितनी है 15। अगर 15 महिलाएं हैं तो आपका ये कितना है भैया 45, मेल कितने 45, ठीक है। अब ये कह रहा है तो कारखाने में श्रमिकों की संख्या बताओ। यदि आप पुरुषों की संख्या कितनी है 135, मतलब ये कह रहा है भाई 45 की वैल्यू कितनी है 135। तो भाई 45 से कितनी बार है, 45 से भाई 4 × 12, मतलब 3 बार क्या है गुणा लगी है। तो ये 45 से कितनी बार भाग जा रहा है इसमें 3 बार। तो श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है हमारे पास 100। तो अगर हम यहाँ से आपको ये कहें कि भाई 45 की वैल्यू 135 है तो 1 की वैल्यू कितनी है 135/45, कितनी हो गई 3। तो किसकी पूछिए श्रमिकों की कुल वैल्यू पूछिए। तो कारखाने में श्रमिक कितने, तो आपके पास श्रमिक थे 100, तो 100 की वैल्यू निकाल दो दोस्त। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। ध्यान से देखिएगा 100 थे कुल श्रमिक, 60% वो हैं जो 30% से अधिक हैं, तो कितने बन गए 60। अब इस 60 में 75% तो पुरुष है और 25% महिलाएं। 25% क्या होता है 1/4, तो महिलाएं कितनी है 15, और इसका ये होता है 3/4, तो ये कितने होते हैं 45, ठीक है। अब यहाँ से ये कह रहा है भाई 45% वो है जो 30 से अधिक है, तो वो कितने दे रखे 135। तो भाई 45 की वैल्यू 135 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो कितना है टोटल श्रमिक 100, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा इसका डी ऑप्शन जवाब। एक सेब की कीमत में 20% की कमी से 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, ठीक है। तो सेब के प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है, ये कह रहा है प्रति दर्जन घटी हुई कीमत, प्रति दर्जन। तो साथियों कर लीजिए, डायरेक्ट करेंगे या वैसे कर ले। देखो ये कह रहा है 20%, 20% को साथियों लिखा जाता है 1/5। अगर मूल्य पहले 5 था तो घटा हुआ मूल्य ये पहला मूल्य है और ये घटा है, ठीक है। अब हम यहाँ से कहेंगे ये मूल्य की बात है। अगर हम इसमें क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये 4 इधर और ये 5 इधर, ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है ये पहले खरीदता था 4 यूनिट, अब खरीद रहा है 5 यूनिट, लेकिन अंतर कितने का है 1 का है। 1 यूनिट क्या खरीद रहा है फालतू, लेकिन इसने बताए 10 सेब फालतू खरीद रहा है। 1 की वैल्यू कितनी बताइए 10 सेब। 10 सेब बताइए दोस्त, कितने सेब बताइए 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो हमारा घटा हुआ मूल्य इधर आएगा, तो हम कहेंगे भाई 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 × 5, 5 बराबर कितने सेब 50 सेब खरीदता है। कितने सेब खरीद रहा है 50। कितने सेब खरीद रहा है 50। अगर दर्जन बनाने हैं तो 50 से भाग दिया जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट दर्जन बना लेंगे, लेकिन ये खरीद रहा है कितने में 54 रुपये में। कितने रुपये में खरीद रहा है 54 में, ठीक है। और दर्जन के हिसाब से अगर रेट निकालना है तो आप रेट निकाल दीजिए कि भाई मूल्य बराबर कितने 54/50 और गुना 12 दर्जन हो जाएगा। भाई ये 12 ऊपर आ जाएगा, 2 से काट दो 25 बार और 2 से काट दो 6 बार, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 2 32/25। 25 एकम 25 बचे कितना यहाँ से 12 में से 5 गया तो 7, 25 दूनी 50, तो 12.96 कितना आ जाएगा 12.96। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, ठीक है। हमें दर्जन के हिसाब से बताना है दोस्त, किसके हिसाब से बताना है दर्जन। तो दर्जन बनाने के लिए क्या बना दिया हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन का क्या है करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए जी अगला सवाल है, एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 में मिलाया जाता है। दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाता है 3:5, और फिर दूसरे गिलास में 6:1 में मिलाया जाता है।
दोनों गिलासों को किस सामग्री के अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो ये कह रहा है यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं, या तो हम दूध की मात्रा ले लें सब जगह से, या हम पानी की ले लेते हैं। चलो पानी की लेते हैं, सब जगह से क्या ले लेते हैं, पानी। तीनों जगह से क्या लेंगे, पानी। और क्या लगा देंगे मेरे भाई, एलिगेशन। बात समझ में आया। तो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो मिश्रण है 3:5 का, 3:5 में पानी है आपके पास 5/8, 3 और 5 8, मिश्रण कितना है 8, 8 में से पानी कितना है 5, ठीक है। ऐसे ही यहाँ है टोटल मिश्रण कितना है 7, तो 7 और इसमें पानी कितना है 1, यहाँ टोटल मिश्रण कितना है 1:1 का है, तो टोटल मिश्रण 2 है और पानी 1 है। तो आप केवल क्या ले लेंगे, पानी। तो हमने यहाँ से पानी ले लिया, तो पहला बना 5/8, दूसरा बना है 1/7, और किस अनुपात में मिलाया है 1/2, किस अनुपात में मिलाया है 1/2। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लेंगे, एलसीएम नहीं ले सकते तो इसे हटाने के लिए इन दोनों की गुणा यहाँ चिपका दो, ठीक है। 7 हटाना है नीचे से, तो इन दोनों की गुणा यहाँ चिपका दी, 8 दूनी 16, और 2 हटाना है नीचे से, तो 8 7 56, ये गुणा यहाँ लगा दी। अब आपका सवाल सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे करेंगे जरा देखो एक बार भाई। यहाँ से 14 पंजे कितना होता है 70, यहाँ से 16 बचा, और यहाँ से क्या हो गया 56। अब यहाँ से एलिगेशन लगाइए, इसमें से इसे घटाएंगे 40, इसमें से इसे घटाएंगे तो भाई यहाँ से क्या बनेगा 4 और 1 14, 2 से काट दो, 2 से 20 बार, और 2 से कितनी बार 7 बार। किस अनुपात में मिलाया गया 20:7। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका 20:7। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन क्या होगा इसका सही जवाब होगा, ठीक है। या तो हम पानी ले लें या हम दूध ले लें, कोई एक ले लीजिएगा। तो हमने ले लिया पानी कितना है 5, कितना मिश्रण है 8, ऐसे ही उसमें से लेना है। पानी कितना है 1, मिश्रण कितना है 7, पानी कितना है 1 और उसमें क्या था 2, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि भाई आपसे पूछा जा रहा है 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ बताना है। ये कह रहा है भाई 12 नहीं है 72 है। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर सीपी चाहिए तो बराबर के दूसरी तरफ पूछ जाओ, एसपी चाहिए तो उसका भी बराबर के दूसरी। तो सीपी आ गया आपका 60 और एसपी आ गया आपका 72, ठीक है। कितने में खरीदी है 60 में, कितने में बेच रहा है 72 में, तो कितना फालतू में बेच रहा है, तो यही लाभ है 12। तो हम कहेंगे भैया 12/60। प्रॉफिट परसेंट चाहिए और गुणा 100, 12 से 5 बार और 5 से 20 बार। तो लाभ कितना हो जाएगा आपका 20%। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, ठीक है। लाभ क्या हो जाएगा इसका 20% क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलिए यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा और 60 रुपये में 50 की दर से बेचा तो लाभ प्रतिशत क्या है। जब भी आप ऐसे सवाल करें तो वस्तु एक तरफ रख लें और रुपए एक तरफ। मान लो वस्तु इधर रख दी और रुपए इधर रख दिए। ये कह रहा है कि भाई 60 की दर से खरीद रहा है 50 रुपये में खरीद रहा है, तो आपको पता है सीपी, और 60 रुपये में खरीद रहा है, सॉरी 60 वस्तु खरीद रहा है और कितने में 50 रुपये में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई 60 रुपये में बेच रहा है 50 की दर से, तो बेच रहा है तो एसपी, तो बेच रहा है तो 50 और किस दर से 60 की दर से, ठीक है। कितने रुपए में बेच रहा है 60 में। तो आपको पता है दुनिया कहाँ भाग रही है, पैसे के पीछे। तो आपको भी पैसे के पीछे ही जाना है। आपको भी कहाँ जाना है, पैसे के पीछे, और जाना लेकिन उल्टा है, ठीक है। तो हम इसकी गुणा इसमें लगाएंगे और इसकी गुणा इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से इसमें लगाया है तो 2500 बना, तो इसका मतलब है वस्तु खरीदी है, वस्तु कितने में खरीदी है 2500 में। इसकी गुणा इसमें लगाएंगे तो कितने में खरीदी जाएगी 3600 में, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमारा क्रय मूल्य बना आपका 2500, यहाँ से बना 3600, अनुपात बना दीजिए, अनुपात बन गया 25 और 36। 25 की वैल्यू 36 में बेची तो कितने का लाभ ले लिया 11 का। तो लाभ परसेंट आपको चाहिए, तो लाभ परसेंट हो जाएगा 11/25 और परसेंट बनाने के लिए 100। 25 से 4 बार तो कितना हो जाएगा 44% क्या हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा। तो
तो इसमें 44 कौन सा है आपका? बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब। एलसीएम कर सकते हैं आप, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम क्या है? ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना बना सकते हैं आप? सीधे सीधे ले रखा है, शायद बच्चे ने सही किया होगा। आप ये छोटे छोटे सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जी, ये आपका रीजनिंग का सवाल आ गया है। ये बियर को ये लिखा जाता है। ठीक है, ये मेरे विचार से आपका अपोजिट है। देखो बी का 25 से 2 पे 27, ई का 22 से 27, ए का 26 है, तो ये अपोजिट आए। टी का मतलब है टी 20 पे, तो जी आ जाएगा, जी वाला सही होगा। और ये आई 9 पे, तो 9 और 18 27, तो ये सही लगा रखा है बच्चे ने। ठीक है, एलसीएम आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो मेरे विचार से ये प्रश्न श्रृंखला आपकी गणित वाली प्रश्न श्रृंखला, 1-2 और सवाल दिया है, उसे और देख लीजिएगा। ये वाला सवाल, ये प्रश्न बहुत आसान है और ये कल के भी एग्जाम में थे, आज के भी एग्जाम में है। बड़ा आसान सवाल है। ठीक है, चलिए जी देखिए, बहुत आसान है, आप इसे बिल्कुल करके आइएगा। ये कह रहा है कि भाई किसी पुस्तक प्रकाशन में होने वाला व्यय प्रतिशत में दिया गया है, और व्यय प्रतिशत ये पूरा कितना है? 100%। पूरा कितना दे होता है? 100%। ठीक है, पाई चार्ट का सवाल है। यदि पुस्तक विक्रेता की विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत कितनी है? 40,200 है। तो इसमें मुद्रण लागत है आपकी ये वाली। मुद्रण लागत दे रखा की है आपकी 20%। 20% की वैल्यू दे रखी है 40,200 दे रखी है मेरे दोस्त। आपसे पूछा है इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आया। इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आया? तो पुस्तकों का प्रचार जो है, तो प्रचार ये है मेरे भाई, प्रचार कितना है? 10%। 20% की वैल्यू दे रखी है, 10 की पूछिए तो 2 से भाग कर दो, 10 की आ जाएगी, 2 से भाग यहाँ कर दो, तो ये आ जाएगी 20,100। तो जवाब क्या हो जाएगा? डी। बड़ा आसान सवाल था, आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए था। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। ये भी आपका एक ऐसा ही सवाल है, आप इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें कह रहा है कि दिया गया पाई चार्ट परिवार के घरेलू व्यय का प्रतिशत विभाजन दर्शाता है। यदि यह दिया गया परिवार की कुल मासिक आय दे रखा है, तो ये टोटल है, ये जो मासिक आय में से ही सब कुछ खर्च किया जाता है। कुल की वैल्यू दे रखी है 32,500। आपसे पूछा है कि भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से कुल खर्च क्या है। भाई 100 की वैल्यू आपको दे रखी है मेरे भाई, 100 की वैल्यू दे रखी है 32,500। तो इसका मतलब है एक की वैल्यू कितनी है? 325। 0 से 0 कट जाएगी, है ना। अब ये कह रहा है भोजन और मनोरंजन। देखो भोजन तो ये रहा और मनोरंजन ये रहा। 27 और 9 कितना हो गया? 36। 27 और 9 36% की वैल्यू, तो 36 गुणा 325। ठीक है, अब ये 36 गुणा 325, तो ये देखो ये तो मूर्ख है, इस पर गुणा भी नहीं है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 11,700 रुपये क्या होने वाला है? इसका जवाब होने वाला है। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मेरे भाई, एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। तो ये भी कर लीजिएगा, इसमें भी बड़ा छोटा सा सवाल है, ये आप ऊपर करके देख लीजिएगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे, बहुत छोटा सा सवाल है। चलिए, एक कार्यालय में 30% कर्मचारी, अगर कार्यालय में 100 कर्मचारी हैं, इसमें से 30% क्या है? फीमेल। तो ये तो फीमेल है भैया, 30 क्या हो गई? फीमेल। तो बची कितनी? 70। 70% क्या है? मेल। 70 क्या है? मेल। ये कह रहा है 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित है। तो अगर मैं इसका 60% निकालता हूँ तो 60 से गुणा होके कितना बन गया आपका? 18। तो ये विवाहित है, और इसका कितना परसेंट मतलब 40, तो इसका 40% निकाल दो तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 28। तो ये 28 तो आपके विवाहित है, मतलब मैरिज है, मैरिड है। क्या है भैया? मैरिड। तो कितना बन गया ये? 8, 6 और 4 46। 46 तो आपके क्या है? विवाहित है। कितने में से? 100 में से। तो अविवाहित कितने बचे? तो अविवाहित का रेशो पूछा है, अविवाहित हो गए 100 माइनस 46 बराबर 54% क्या है आपके? अविवाहित है। तो जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था गणित का सॉल्यूशन।
और इसी के साथ एक बार हम आपको हिंदी का सॉल्यूशन और करा देते हैं। थोड़ा दिल थाम के बैठो, थोड़ी देर की बात है। आपका प्रश्न पेपर यहाँ से हिंदी का सॉल्यूशन आपका चालू होता है। चलिए, ये हिंदी का सॉल्यूशन आपका बड़ा आसान है, थोड़ा सा 5 मिनट का समय और लीजिए। तो ये कह रहा है कि भाई शीत का विलोम शब्द क्या है। शीत का मतलब पता है आपको, ठंडा होता है, तो शीत का ठंडे से आप उष्ण गर्म की बात करेंगे, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। संभव है यह वाक्य किस काल में है। देखो, संभव का मतलब है संभाव्य। संभाव्य 2 ही कालों में आता है, एक वर्तमान और एक भविष्य। तो इसमें भविष्य में दिखा रखा है संभाव्य वर्तमान, तो ये कौन सा हो जाए, संभाव्य भविष्य, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विशेषण शब्द आपको पता करना है, तो विशेषण इसमें महत्व हो जाएगा, बाकी सब कैसे आपके विशेष हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। दैनंदिनी का मतलब होता है कि जब कोई आदमी डेली अपनी किसी डायरी को लिखने का काम करता है, उसे दैनंदिनी कहते हैं, और दैनंदिनी को आप दैनिकी भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह कौन सा है, तो प्रश्न चिन्ह आपको पता है, बड़ा अच्छा सा प्रश्न चिन्ह है, आप प्रश्नवाचक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तुम्हें पता है, तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज। तो यौगिक आपका रचना के आधार पर होता है, रचना के आधार पर वाक्य शब्द कितने प्रकार के, 3। रचना के आधार पर रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो योग रूढ़ होता है, तो ये रचना के आधार पर है, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, बी। ओटना और ओटना में कौन सा होगा। ओटना का मतलब है जब कपास को तोड़ा जाता है तो वो कहलाता है ओटना, और ओटाना का मतलब है बिनौले। देख लीजिएगा, थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अव्यय है। अव्यय का मतलब है जो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होता है, काल, विभक्ति, लिंग, वचन, कारक के आधार पे क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। श्याम है, संज्ञा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है आपका आह, ये विश्व में आदि बोधक है। कौन सा है, विश्व में आदि। आपसे पूछा जाता है अव्यय कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विश्व में आदि बोधक है। क्रिया विशेषण कितने प्रकार का है, वो अलग से 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। गुड़ गोबर कर देना, तो गुड़ गोबर कर देना मतलब बनाया हुआ काम बिगाड़ देना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। चलिए, दिख रहा होगा, पूछा गया है भाई करण कारक क्या है। तो आपको पता है कारक कितने प्रकार के, 8। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। करण का मतलब है जिस साधन से चीज़ें की जाती हैं, तो साधन कहाँ है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, साधन क्या है, कलम है। कलम से क्या लिखता है वो, कलम से कुछ चीज़ लिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी, मतलब करण कारक, ठीक है। इसमें करण कारक नहीं है, राम को फल देता है, इसमें कर्म कारक है, से पत्ते गिरते हैं, ये कर्ता कारक है। आम के आम गुठलियों के दाम, जब इसका बताना है मेरे दोस्त, आम के आम गुठलियों के दाम मतलब आम के भी आम है और गुठलियों के भी दाम है, तो इसका मतलब है दोहरा लाभ। कैसा हो जाएगा, दोहरा लाभ, ठीक है। उत्थान का विलोम क्या है, उत्थान का मतलब है ऊंचा उठना, तो विलोम क्या हो जाएगा, पतन। विलोम क्या हो जाएगा, पतन। आपसे पूछा गया है चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रियाएं हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कर्मक, सहायक क्रियाएं, अकर्मक क्रियाएं, मुख्य क्रियाएं और सकर्मक। देखो, आप जब भी देखो सहायक क्रियाएं वो होती हैं जैसे ता है, ती है, हा ही है, जो ये लगता है था, ता, तो ये क्या होती है, सहायक क्रियाएं, लेकिन ये तो वो है नहीं। अब मुख्य क्रिया चलना है तो सही, लेकिन ये कह रहा है यहाँ एक अकर्मक है और एक सकर्मक है। कर्म के आधार पर क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, तो कर्म के आधार पर 2 प्रकार की है। अगर क्या लगाने से उत्तर प्राप्त होता है तो आ जाएगी सकर्मक, क्या लगाने से उत्तर प्राप्त नहीं होता, अकर्मक। क्या चलता है, पता नहीं, क्या फिरता है, पता नहीं, क्या दौड़ता है, पता नहीं, तो जहां उत्तर ना मिले कैसी हो जाएगी, अकर्मक। कर्म के आधार पे 2 प्रकार की है। 10 मुख में कौन सा समास है, 10 मुख किसके होते हैं, रावण के, इसलिए कैसा समास है, बहुब्रीहि समास है। समास कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का है, और पद की प्रधानता के आधार पे 4 प्रकार का है, ठीक है। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है, देखो हमने आपको पढ़ा रखा है मोहन राकेश, तो मोहन राकेश की ये रचना ऑलमोस्ट नहीं है। प्रेमचंद जी को भी हमने पढ़ा रखा है, निराला जी को भी हमने ऑलमोस्ट पढ़ा रखा है, तो हमने किसको नहीं पढ़ा है, अमृतलाल जी को। तो इसका मतलब इसका जवाब क्या हो गया, अमृतलाल। क्या हो जाएगी, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है, अमृतलाल। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो कहा न जा सके, एकथनीय, जो कहा न जा सके उसे कहा जाता है एकथनीय, कथनीय, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे एकथ्य भी है और एकथित भी है। एकथित आपका पास्ट में है, जो कहा ने गया हो वो क्या है, पास्ट में।
और जो कहा न जा सके एकत्रीय या एकत्य। इसका जवाब क्या हो जाएगा? एकत्य। तो जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही है। क्रिया विशेषण तो ये कह रहा है समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, तो ये समय पीछे तो नहीं है, सही नहीं है। यही आपका ये क्रिया विशेषण है, ठीक है, समय का नहीं है। पीछे क्या है? आगे पीछे, ऊपर नीचे, स्थान बोधक है, तो ये क्या है? समय बोधक नहीं है। स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं न कहीं, कहीं न कहीं। निश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक, और परिमाण बोधक सर्वत्र, ये तो सही है। निश्चय बेशक वह नहीं आएगा, निश्चय है। स्थिति कहीं न कहीं, तो आपका देख लीजिएगा एक बार, इसे समय का बोध नहीं होता है पीछे से, सही है, आगे पीछे, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें गलत है। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आंसू, आंसू तो आपको पता है कि भाई आंसू किसके निकलते हैं? जयशंकर प्रसाद जी के, जब क्या हो जाता है? प्रेम टूट जाता है तो क्या निकलते हैं? आंसू। तो ये आपके जयशंकर प्रसाद जी की क्या है? रचनाएं। आपसे पूछा जाएगा पीताम्बर में कौन सा समास है? पीला है अंबर जिसका अर्थात बहुब्री समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्री। आपसे तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? ये थोड़ा ऐसी एक लाइन आ गई है जिसमें इनके लिए, इस रचना के लिए क्या मिला है? साहित्य अकादमी। तो आपके लिए एक वीडियो और ले आएंगे जिसमें महत्वपूर्ण रचनाएं होंगी, तो हम उसे आज शाम को डाल देंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा बद्री नारायण। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बद्री नारायण। अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्री है, स्त्री मतलब स्त्रीलिंग है। तो आप यहां से देखेंगे अंगना, अंगना तो आप खेलते हैं, ये तो आपका पुल्लिंग है। आंगन भी वही है, अंगारों पे भी आप चलते हो, लेकिन अंगजा क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। आपसे पूछा जाएगा महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो महान शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो आप यहां से देखो, ये महोदया नहीं होता है। महोदया आप किसी उसमें महोदय और महोदया लगाते हैं, ठीक है, जैसे किसी को वैसे करने के लिए, जैसे आप कहते हैं कोई लेटर वेटर लिखते हैं तो महोदय लिखते हैं और महोदया लगाते हैं। तो महान का क्या हो जाएगा? महती। क्या हो जाएगा? महती। ऑप्शन क्या होगा? डी। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिला है। तो ये भी थोड़ा अच्छा मिला है। तो हम आज ऐसे कुछ रचनाएं जो आपके लिए आजकल किताबों से हटके थोड़ा अलग आ रही हैं, उनको बिल्कुल देखेंगे। तो इसका हो जाएगा मृदुला गर्ग। क्या हो जाएगा? मृदुला गर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण का उदाहरण है? महाप्राण का उदाहरण है, आपको पता है महाप्राण 2 4, देखो, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा, पांचवा तो अल्प में होता है, दूसरा और चौथा महा में होता है। तो ये क्या है? दे, ते, थे, दे तीसरे पे हो गया, ठीक है। यरलव, ये तो अल्प में हो गया। पे, फे, बे और अंग। तो इसमें आपको महाप्राण बताना है। तो महाप्राण का उदाहरण है पे, फे, बे, अंग। पांचवा भी अल्प प्राण में आता है, पे, फे, बे, ठीक है। पे हो गया, फे हो गया, बे हो गया और भय हो गया। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? भय। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। और जब पिछले सोमवार लिखा है तो बंद कैसे रहेगा? बंद था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। पिछले सोमवार को स्कूल क्या था? बंद। अगर पिछला सोमवार है तो किस में चला गया? पास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भाटा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, नीची हो गई, नीचे नहीं, नीची हो गई, ठीक है। तो इसमें भाषा के मानवीकरण के लिए क्या है? व्याकरण जरूरी है। राम का दर्शन, राम के दर्शन आएगा, ये भी गलत है। एक चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की, सर्वोत्कृष्ट नहीं है, सर्वोत्कृष्ट थोड़ा गलत हो सकता है, तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। इसका ऑप्शन भाषा के मानवीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब है अपादान कारक। कौन सा? देखो, कारक से 2 सवाल आ गए यहाँ पे। कारक से कितने आ गए? तो मैं वहां होकर आया हूं,
मैं वहाँ होकर यहाँ में अव्यय बताना है, अव्यय क्या हो गया यहाँ वहाँ, तो जवाब क्या हो जाएगा ए। श्रुति सम, श्रुति समय जो आपके अनेक सारथी शब्द होते हैं उनको इकट्ठा करके, तो श्रुति सम क्या हो जाएगा इसमें डी। पुल का मतलब है वंश, पुल का मतलब है किनारा, तो इसका श्रुति सम क्या है, मतलब जो एक से हो लेकिन अर्थ क्या हो अलग अलग, जो पढ़ने में कैसे हो एक से, सुनने में कैसे हो एक से, लेकिन अर्थ क्या हो अलग अलग, वो कहलाते हैं श्रुति सम। ठीक है, जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का या तो रति होता है या प्रेम होता है। ठीक है दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति या प्रेम होता है। चलिए अब ये आपका गद्यांश है, गद्यांश को थोड़ा सही से पढ़ा जाता है। अव्यय शब्द का अर्थ, अपव्यय शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कभी सबसे पहले गद्यांश पूरा पढ़ने के लिए आपको कभी कभी नहीं पढ़ना पड़ता है, आप पहले सीधे प्रश्नों को पढ़ें फिर आपको गद्यांश पढ़ना है। ठीक है, अपव्यय का मतलब है आपको पता, व्यय का मतलब क्या है, खर्च करना, अप का मतलब है फिजूल में, फिजूल में खर्च करना क्या कहलाता है, अपव्यय। तो इसमें तो आपको गद्यांश भी पढ़ने की खास ज़रूरत नहीं होती, गद्यांश पढ़ने के लिए खास ज़रूरत नहीं होती, पीछे से आ जाओ। ठीक है, गद्यांश पढ़ने के लिए क्या नहीं होती, खास ज़रूरत नहीं होती। अब कह रहा है गद्यांश का शीर्षक क्या है। अगर आपको इसमें लगता है शीर्षक पहचानने की एक ही बात होती है, या तो उसके बारे में शुरुआत में ज़्यादा बातें कही होती हैं या उसके बारे में पीछे कहा होता है। ये कह रहा है ईर्ष्या का काम जलाना है, ईर्ष्या का काम क्या है, जलाना, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जो उसके हृदय मन में जन्म लेती है। तो इसका मतलब है, और ये कह रहा है आप भी ऐसे बहुत से लोगों से जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष के क्या होंगे, साकार मूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आती है कि ये जो आपका गद्यांश बात कर रहा है ये ईर्ष्या पर बात कर रहा है, तो आपको ईर्ष्या क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। ईर्ष्या से लाभ तो कभी होता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा है ईर्ष्या का काम क्या है, तो यहाँ पहले ही लाइन में दे दिया जलाना, तो अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा है गद्यांश में ध्येय का मतलब क्या है, ध्येय का मतलब आपने सुना है, ध्येय होता है आपका लक्ष्य, तो ध्येय का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। तो इनको तो आपको पढ़ने की ही जरूरत नहीं थी, बात समझ में आ गई, इनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तीसरा है गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या बात कही गई है। अब ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा तो होती नहीं है, उनकी या तो खिल्ली उड़ाई जाती है या क्या किया जाता है, मजाक बनाया जाता है, तो इसमें यही बात कही होगी। देखो ये कह रहा है अब इसे पूरी तरीके से सुनना, अगर मैं इसमें चाहूँ तो बस एक ही लाइन पढ़नी थी शीर्षक वाली, बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपके सिर्फ किससे हो जाते, इसी आधार पे हो जाते। ये कह रहा है अपव्यय का क्या अर्थ होता है, अपव्यय का मतलब फिजूल में खर्च करना। गद्यांश का शीर्षक है, बस एक दो लाइन पढ़ते तो शीर्षक पता चल जाता है। ईर्ष्या का काम होता है, यहाँ पहली ही लाइन से आ गया जलाना। तीसरा है गद्यांश में प्रमुख ध्येय, ध्येय आप पता है कि ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य। तीसरा है गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या बात कही है। अब यहाँ से आप पढ़ लेते हैं, देखिए श्रोता मिलते ही उनके ग्रामोफोन बजने लगते हैं किसके, ईर्ष्या व्यक्तियों के, तो यहाँ से उनकी क्या उड़ाई जा रही है, खिल्ली उड़ाई जा रही है कि भैया उनका मुंह क्या करने लगता है, बजने लगता है। ठीक है, वो किसी को मिलो और किसी के बारे में उल्टी सीधी सुनाते हैं तो उनकी क्या कर रहा है, ईर्ष्या, और वो बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक करके कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण का को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है। ध्येय मतलब लक्ष्य नहीं है, बस एक ही काम है, किसी की चीज़ों को उनके कान भरना, मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या जाहिर करना। तो ये क्या कर रहे हैं, इसका क्या उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो ये क्या थी आपकी हिंदी, शायद इसमें हिंदी यहीं तक थी। साथियों एक सवाल ये है 3/4 से चलता है तो 15 मिनट लेट, डायरेक्ट गुणा कीजिए 15 3 45, इनके अंतर से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका जवाब हो जाएगा सी। तो ये थी आज की क्या आपकी हिंदी और मैथ की श्रृंखला। तो अगर आपको पसंद आती है तो हम एक शाम को फिर एक वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।